इस मुहर्रम में अपने दस्तरखान को बनाएं और भी स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में 4 ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जो सभी का दिल खुश कर देंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग मीठा शरबत जो गर्मी में बिल्कुल परफेक्ट है। फिर तैयार करेंगे ट्रेडिशनल मलीदा, जिसका टेस्ट और खुशबू अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। उसके बाद बनाएंगे मेरे फेवरेट रिश्तेदार बीफ हलीम जो बिल्कुल क्रीमी, फ्लेवरफुल और परफेक्ट टेक्सचर के साथ तैयार होगी। और आखिर में बनाएंगे दम के रोल जो दस्तरखान को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में आपके साथ हर स्टेप, हर टिप, छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करूंगी जिससे आपकी रेसिपीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो अगर आप भी अपने मुहर्रम को कुछ ख़ास बनाना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो मुहर्रम स्पेशल ये मज़ेदार शरबत बनाने के लिए एक पैन में शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप पानी, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी जेलीस बनाकर तैयार करेंगे। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, फ्लेवर आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जेली का ये पूरा पैकेट डाला है और इस पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि आपने 2 कप पानी डालना है, लेकिन अगर आप 1 कप पानी में इस जेली को डिज़ोल्व कर कर पकाएंगे तो जेली बहुत ही फर्म बनकर तैयार होगी और शरबत में न टूटेगी, न बिखरेगी और बहुत खूबसूरत भी लगेगी। तो जेली पक चुकी है, इसको मैंने एक डिश में डाल दिया है। इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये सही से फर्म हो जाए। अगेन एक पैन में 1 कप पानी लेंगे और अब मैं इसमें बनाना फ्लेवर की जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ग्रीन और रेड जेलीज़ यूज़ की हैं, आप लोग अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसको भी मैंने एक डिश में डाल दिया है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में रख के आधे घंटे के लिए इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में मैं ले रही हूँ तुखमलंगा, जो कि गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बॉडी को कूल रखता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें मैंने पानी डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर। इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये फूल जाए। अब यहाँ एक पैन में मैंने लिया है 4 कप पानी और इसमें मैं 1/4 कप डाल रही हूँ साबूदाना, जिसे हम साबूदाना भी कहते हैं। ये शरबत में बहुत ही अच्छा लगता है और टेक्सचर को क्रीमी बना देता है। साबूदाने को मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक कि बिल्कुल सफ़ेद या फिर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इस स्टेज पर ही परफेक्टली कुक होता है। अब देखिए साबूदाना यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुका है। बस कुछ नहीं करना, आपने इसको छन्नी में निकालना है और इसके ऊपर नॉर्मल टैप वाटर डालना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं स्टॉप हो जाए। अब इस मज़ेदार से शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध, जो तकरीबन 1.25 लीटर के बराबर है। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये दूध को और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी और मीठा बनाएगा। कंडेंस मिल्क की वजह से न सिर्फ शरबत का टेस्ट इन्हेंस होता है, बल्कि किसी भी डेजर्ट या शरबत के टेक्सचर को भी ये स्मूथ कर देता है। अब इस ठंडे दूध में मैं शामिल कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जो कि 1/3 कप है। इसका पिंक कलर और मीठा फ्लेवर शरबत को बनाता है लाजवाब। देखिए किस तरह से रूह अफ़ज़े का कलर दूध में मिक्स हो रहा है, बिल्कुल एक परफेक्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक की लुक दे रहा है। रूह अफ़ज़ा शरबत को न सिर्फ मीठा बनाएगा, बल्कि इसमें ख़ास ताज़गी लाएगा जो हर सिप में महसूस होती है। जेली को मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। जेली अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूँगी। देखिए कितनी सॉफ्ट और ग्लॉसी और परफेक्टली सेट हुई है। कट करते वक्त इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाली फीलिंग आ रही है। इन जेली के क्यूब्स को मैं शरबत में ऐड करूंगी, जिससे न सिर्फ इसका कलर और टेक्सचर अच्छा लगेगा, बल्कि हर सिप में मज़ेदार च्यूई सरप्राइज भी मिलेगा। तो कटिंग के वक्त एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि क्यूब्स बराबर से कट हों ताकि सर्व करते वक्त प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट लगे। तो शरबत बनाने के लिए एक बड़े जग में मैंने डाले हैं कुछ आइस क्यूब्स। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ऐड करेंगे, फिर बनाना फ्लेवर की जेली ऐड करेंगे। इसके बाद जो मैंने इसमें शामिल किया था साबूदाना, उसको मैंने छन्नी में रखा था, वो इसमें डाल देंगे। तो मलंगा जो भिगो कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और आखिर में डालेंगे ठंडा मीठा रिफ्रेशिंग दूध जिसको बना कर रखा है। ये सब चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर एक क्रीमी और रिफ्रेशिंग टच देंगी। दूध डालते ही देखिए किस तरह से प्यारा कलर आ गया है, बिल्कुल बाजार जैसा ठंडा मीठा टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर सिप में हर चीज़ का एक बैलेंस फ्लेवर आए। तो लीजिए जनाब, ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग और मुहर्रम स्पेशल शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुहर्रम स्पेशल ये मलीदा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा कप सूजी, जो कि बिल्कुल बारीक है। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें मैदा शामिल किया है और 1 कप मैं इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो सिर्फ मैदे या फिर सिर्फ आटे के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं।
1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे जो इसकी मिठास को बैलेंस करेगा, और 1 टीस्पून मैंने इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करेंगे, और मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे खुशबू कमाल की आएगी। अगर देसी घी नहीं है तो जो घर में सादा घी होता है उससे भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे क्योंकि घी ही मलीदे को वो रिच टेस्ट और खुशबूदार टेक्सचर देता है। इस स्टेप में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, घी और आटा अच्छी तरह से कंबाइन होना चाहिए ताकि हर बाइट में परफेक्ट रिचनेस आए। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे मलीदे का असली मैजिक। मिक्सिंग मैंने कर ली है और अब इसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का है। आप खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। इसको नॉर्मली वैसे ही गूंदना है जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं। इसको गूंदने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध ऐड करेंगे तो दूध इसको और भी ज़्यादा रिच टेस्ट देगा। और दूध हमेशा आपने थोड़ा थोड़ा सा कर कर ऐड करना है, एक साथ सारा नहीं डालना, ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बने। यहाँ मैंने इसकी डो को गूंद लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए आप इसको कम से कम 1 घंटा कवर कर कर किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ें ताकि इसमें जो सूजी डाली है वो अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक आटे की डो को रेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें 1/4 कप मैंने लिए हैं पिस्ते जिनको बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप ही किशमिश है, 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर काजू का इस्तेमाल किया है। आधा कप मेरे पास पिसा हुआ नारियल है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक पैन में डालेंगे। पैन में मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून देसी घी, आप सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैं लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ ताकि इनकी खुशबू और इनका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए। पहले मैंने पिस्ते, बादाम और काजू डाले हैं क्योंकि इनका रोस्टिंग टाइम अलग होता है। एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश, और किशमिश डालकर आपने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स के लिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि लगातार चलाते हुए आपने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है दम वाली आंच पर ताकि ये ना ही जलें और ना ही इनका फ्लेवर ख़राब हो। डेसिकेटेड कोकोनट मैंने इसमें एंड में ऐड किया है और अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम ड्राई फ्रूट्स के साथ। घी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इनका फ्लेवर और इनकी खुशबू और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और ये हमारे मलीदे को वो रिच रॉयल टेस्ट देते हैं। बस इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गोल्डन और खुशबूदार हो जाने तक ही रोस्ट करना है। आटे को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। डो को मैंने किचन काउंटर टॉप पर निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको रोल करूँगी और अब यहाँ पर इसकी कटिंग भी करेंगे। साइज़ सबका ऑलमोस्ट आपने सेम ही रखना है, तो 4 पेड़े बनाएं या 5, ये आप लोगों की चॉइस है। मैंने यहाँ पर 5 इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार किए हैं। अब इन छोटे छोटे पीसेस के मैं यहाँ पर 5 पेड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। ये छोटे छोटे से पेड़े बाद में हमारे मलीदे को परफेक्ट टेक्सचर देंगे। सारे पेड़े यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे और बाकी के पेड़ों को कवर कर कर रखेंगे ताकि एयर लगने की वजह से ये ड्राई ना हो। पहले हाथ की हेल्प से इसको फ्लैट कर लेंगे और काउंटर पर मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट किया है और अब रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको बेल रही हूँ। इनको ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बिल्कुल पतला, बस एक परफेक्ट थिकनेस रखनी है ताकि मलीदे का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और डिलीशियस आए। इनको यहाँ पर मैं जेंटली बेल रही हूँ ताकि हर पीस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है और अब इस बेली हुई रोटी के ऊपर मैं लगा रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। आप नॉर्मल जो घी होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। अंदर घी लगाने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच हो जाता है और मलीदे में वो ट्रेडिशनल खुशबू और सॉफ्टनेस आती है। और अब मैं यहाँ पर इसको रोल कर रही हूँ ताकि लेयर्स और घी इवनली स्प्रेड हो जाएं। रोल करते वक्त ध्यान रखें कि ना ज़्यादा लूज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, बस एक स्मूथ सा रोल तैयार हो जाए। हाथ की हेल्प से इसको रोल करेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और अब यहाँ पर इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे, जैसे कि हम पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं। रोल का जो लास्ट वाला एज है इसको मैंने नीचे की तरफ इंसर्ट कर कर प्रेस कर दिया है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और जब हम इसको बेलें तो ये खुले नहीं। एक पेड़ा रेडी हो चुका है। अगेन काउंटर पर मैंने ड्राई मैदा डस्ट किया है और अब रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको बेलूंगी, जिसकी थिकनेस आपने मीडियम रखनी है, ना ही पतली और ना ही मोटी। जैसे पराठे की थिकनेस होती है बिल्कुल वैसे ही। इस पॉइंट पर इस पर आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस इसको जेंटली बेलना है ताकि सॉफ्ट टेक्सचर रहे और अच्छी तरह से ये पक सकें। अब इनको फाइनल शेप देने का टाइम है। एक रोटी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बाकी की रोटियों को भी आपने सेम इसी तरह से घी लगाकर रेडी कर लेना है। इसको पकाने के लिए ऑलरेडी मैंने एक तवा यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था और तवे का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ना बहुत तेज़ गर्म और ना ही बहुत हल्का गर्म।
एक साइड को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब एक साइड कुक हो जाएगी तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस वक्त आपने फ़ौरन से इसमें घी नहीं लगाना, दूसरी साइड को भी पकने देना है और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है ताकि अंदर तक पके और कच्चा बिल्कुल ना रहे। दूसरी साइड को भी मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ, जिसके बाद इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। दोनों साइड को बहुत अच्छी तरह से इवनली सेक लेना है ताकि कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आए। यही बेस है हमारे मलीदे के वो खुशबूदार और ट्रेडिशनल टेस्ट का। दोनों साइड यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से भी प्रॉपर पक चुकी हैं और बाहर से भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है और साथ साथ ये क्रिस्पी लेयर भी बन गई है। इस स्टेप में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, पेशेंस से सेकना बहुत ज़रूरी है। एक पराठा रेडी हो चुका है, अब इसको निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे और दूसरे पेड़ों के भी इसी तरह से क्रिस्पी गोल्डन पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने 5 पराठे बनाकर तैयार करे हैं और इस वक्त ये इतने खस्ता हैं कि हाथ लगाते ही ईजिली यहाँ पर टूट जाएंगे। इनको आपने पहले छोटे-छोटे पीसेस में यहाँ पर तोड़ लेना है और देखें ये कितने सॉफ्ट हैं कि क्रम्बली टेक्सचर इसमें आ गया है। इस स्टेप में आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से इसको मैश करना है ताकि हर पीस इवनली टूटे। जितना फाइन ये यहाँ पर मैश होगा उतना ही हमारा मलीदा स्मूथ और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब आप लोग चाहें तो हाथ से ही इसको कम्प्लीटली मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना काम आसान करूँगी। इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है छोटे पीसेस में तोड़कर। बस इसे कवर करेंगे और कवर कर कर इस मिक्सर को मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल इवन हो जाए। पल्स मोड मैंने यूज़ किया है और इसको ओवर ग्राइंड नहीं करना, बस छोटा-छोटा सा कोर्स सा टेक्सचर आपको मिलना चाहिए, जो कि मलीदे के लिए बिल्कुल आइडियल होगा। अब देखिए मलीदे का जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 3/4 कप ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी का पाउडर। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ वो ड्राई फ्रूट्स जिनको रोस्ट कर कर रखा था। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए उठाए हैं और बाकी सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे मलीदे को परफेक्ट स्वीटनेस और रिच फ्लेवर देंगी। चीनी का पाउडर इजीली मिक्स हो जाता है और ड्राई फ्रूट्स इसको क्रंची और रॉयल टच देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स और चीनी का पाउडर मिलकर हमारी मलीदे को बना दें बिल्कुल फेस्टिव, खुशबूदार और इरेस्टिबल। ये इस पॉइंट पर मुझे थोड़ा-सा ड्राई लग रहा था, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है। घी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए इसको आप स्टोर कैसे कर कर रख सकते हैं। इसको आप किसी भी ड्राई एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हैं ताकि इसकी फ्रेशनेस और इसकी खुशबू लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहे। इसको रूम टेम्परेचर पर रखना बेस्ट होता है। फ्रिज में रखने से इसका टेक्सचर थोड़ा-सा हार्ड हो सकता है। और यहाँ पर हमारा मुहर्रम स्पेशल मलीदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। रेशेदार हलीम का असल राज मुख्तलिफ दालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जिसके लिए आधा कप मैंने चने की दाल ली है, आधा कप मसूर की दाल है, आधा कप ही मैंने मूंग की दाल का भी इस्तेमाल किया है, आधा कप मैंने इसमें माश की दाल का शामिल किया है और आधा कप इसमें मैंने चावल ऐड किए हैं और मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। हर दाल हलीम को अपनी ख़ास टेक्सचर और रिचनेस देती है, जिससे हलीम गाढ़ा, क्रीमी और लजीज बनकर तैयार होता है। इसीलिए दालों का सही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इनको आपने पहले अच्छी तरह से चुन लेना है ताकि कोई कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाए। अब यहाँ पर मैं आपको दलिया दिखा देती हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप गंदम का दलिया। आप लोग साबित गंदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये जल्दी गलकर तैयार हो जाता है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आधा कप मैंने जौ का दलिया भी इस्तेमाल किया है और यही इंग्रेडिएंट्स हलीम को इसकी खास गाढ़ापन और क्रीमी टेक्सचर और लाजवाब रेशेदार कंसिस्टेंसी देती हैं। जब ये धीमी आंच पर अच्छी तरह से गल जाती हैं तो हलीम का असली मज़ा और जायका उभर कर आता है। और सभी इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर बड़े मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसको भिगो कर रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल सके। इसको सबसे पहले आपने खुले पानी से वॉश करना है 3 से 4 दफ़ा, या तब तक जब तक कि ये अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन नहीं हो जाती। उसके बाद आपने इसको भिगो कर रखना है कम से कम 3 घंटे के लिए। आजकल शदीद गर्मी है तो 3 घंटे का टाइम इनफ है। पूरी रात के लिए मत रखें, इसलिए कि इसमें फिर स्मेल पैदा हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसको भिगो दिया है। अब इसको कवर करेंगे और 3 घंटे के लिए इसको डिप कर कर रखेंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पानी अब्ज़ॉर्ब कर कर फूल कर तैयार हो जाएँ। तो सबसे पहले हलीम बनाने के लिए इसका खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबलस्पून लिया है मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे हैं, 2 छोटे पीस दालचीनी के हैं, 8 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 4 बादियान के फूल हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और 1 टीस्पून मैंने डाली हैं काली मिर्चें और 2 तेज़ पत्तों का भी इस्तेमाल किया है।
मिक्सी में डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने हाफ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है। आप लोग चाहें तो क्वार्टर जायफल और 1 पीस जावित्री का इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लीजिए जनाब, हमारा बेहतरीन सा हलीम का खुशबूदार मसाला तैयार हो चुका है, जो कि इसके फ्लेवर को 100 गुना बढ़ा देगा। जब तक दालें भीग रही हैं, इसका खुशबूदार कोरमा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने डाला है 2 कप कुकिंग ऑयल। 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब प्याज को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर यहाँ पर लाइट गोल्डन हो जाए, सेम इसी तरह से जिस तरह से कोरमे की प्याज को फ्राई करा जाता है। इस पॉइंट पर आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर की हो गई तो टेस्ट और टेक्सचर दोनों ख़राब हो सकता है। प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है ताकि ये ओवर कुक ना हो। प्याज को इसी पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि ये बाहर आने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। अब उसी ऑयल में मैंने डाला है 1 किलो गोश्त और मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बोटियों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हलीम रेशेदार बनकर तैयार होगा। गोश्त को कुछ सेकंड के लिए इसमें डालकर आपने फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही 3 टेबलस्पून मैंने भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को आपने अच्छी तरह से भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि गोश्त की जो रॉ स्मेल होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन इस कोरमे को एक परफेक्ट बेस भी देगा। यहाँ पर मैंने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ पिसी लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छे कलर के लिए इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, जो तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी का पाउडर भी शामिल करेंगे और नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर भी शामिल किया है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला गोश्त की हर बोटी पर प्रॉपर कोट हो जाए। अभी मसाले कच्चे हैं तो इनकी भी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये मसाले यहाँ पर जले नहीं, तो इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया है और पानी ऐड कर कर आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना नज़र आए। 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको खूब लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर भुनाई कंप्लीट हो गई है, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो ये तकरीबन 350 ग्राम दही है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने, और इसको जल्दी जल्दी चलाया करें। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जो प्याज फ्राई कर कर रखी थी, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने बचा ली है और बाकी प्याज को यहाँ पर क्रश कर कर इसमें ऐड कर दिया है। गोश्त और मसाले खूब अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है। अब इस पॉइंट पर गोश्त को गलाना है, जिसके लिए इसमें मैं 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। 2 लीटर पानी बिल्कुल इनफ है, इसलिए कि गोश्त के बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो इसको पकने में टाइम लगेगा। कुकर के लिड लगाएंगे और वेसल स्टार्ट हो जाने के बाद आपने गैस का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 1.5 घंटे के लिए, या फिर 2 घंटे का टाइम भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है गोश्त के टेक्सचर के ऊपर। दाल और दलिया भिगोए हुए मुझे तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और ये सब चीज़ों ने पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। साइज़ में डबल हो चुकी हैं। जैसे ही मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी तो ये ईज़िली यहाँ पर टूट रही हैं, जो इस बात की निशानी है कि ये प्रॉपर सोक हो चुकी हैं। अब आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है, खुले पानी से वॉश करना है ताकि इसमें किसी भी तरह की स्मेल ना हो। उसके बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बर्तन में यानी एक बड़े पैन में शिफ्ट कर देना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 लीटर पानी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का वेट 650 ग्राम है, उसके लिए 3 लीटर पानी इनफ है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हाई फ्लेम पे आपने इसमें कंप्लीट बॉईल लेकर आना है। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएंगी तो इस तरह से सफ़ेद कलर के झाग आना शुरू हो जाएंगे, तो इन झागों को आपने इसमें से रिमूव कर देना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून डाला है मैंने नमक और 1 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, कलर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें इसमें बॉईल आ चुका है, तो बस इसको कवर कर कर गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है तकरीबन 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएँ। 1.5 घंटा लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं और देखिए इसका टेक्सचर भी कितना रिच और क्रीमी लग रहा है। अब यहाँ पर इनको पीसना है, जिसके लिए आपके घर में अगर इस तरह का घोटा है तो आप उससे भी इसकी घुटाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम और एनर्जी ज़्यादा लगेंगे। या फिर आपके घर में मौजूद ब्लेंडिंग जग में भी आप इसको ठंडा करने के बाद ब्लेंड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है इस तरह से हैंड ब्लेंडर का।
हैंड ब्लेंडर से इनको ब्लेंड करना बहुत ईज़ी हो जाता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मैं इनको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हलीम का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। इसी स्टेप की वजह से हलीम में गाढ़ापन आता है और इंग्रेडिएंट्स खूबसूरती से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अगर आप भी हलीम को बिल्कुल बाजार जैसा स्मूथ और रेशेदार बनाना चाहते हैं तो ये ब्लेंडिंग का स्टेप आपने स्किप नहीं करना। ये वो स्टेज है जो हलीम को बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी देती है। दालें देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से स्मूथ और क्रीमी हो चुकी हैं। अब बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको मज़ीद नहीं पकाना क्योंकि अब ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। कोरमे को चेक कर लेते हैं। कोरमे को भी मैंने 1.5 घंटा लो फ्लेम पे पकाया था। कुकर का सारा प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। गोश्त भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। चलिए मैं एक बोटी आपको चेक करा देती हूँ। अब देखिए मैं जैसे इसको स्पून से प्रेस कर रही हूँ तो ये ईज़िली यहाँ पर टूट रही है क्योंकि ये यहाँ पर प्रॉपर टेंडर हो चुकी है। अब करना ये है कि कोरमे का खुशबूदार रोगन निकाल कर अलहदा करना है। यही रोगन हलीम को रिच टेस्ट और लाजवाब खुशबू और खूबसूरत फिनिश देता है जो हर निवाली को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। कोरमे का ये रोगन हलीम की जान है जो इसके जायके और खुशबू को कई गुना बढ़ा देता है। अब गोश्त को अच्छी तरह से मैं घोटे की हेल्प से घोट रही हूँ ताकि इसके रेशे निकल आएँ। रेशेदार हलीम के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से गोश्त घुटेगा हलीम उतना ही मज़ेदार और ऑथेंटिक बनकर तैयार होगा। यहीं पर हलीम की असली पहचान बनती है। गोश्त को आपने इतना घोटना है कि नरम रेशों में कन्वर्ट हो जाए और हर स्पून में परफेक्ट रेशेदार टेक्सचर मिलकर तैयार हो, कुछ इस तरह से। यहाँ पर गोश्त भी घुट चुका है, दालें भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं, तो चलें अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। सारा गोश्त इन दालों में डाल देंगे और इसके लिए आपने बड़े बर्तन का यूज़ करना है क्योंकि आगे जाकर भी इसकी घुटाई करेंगे। जो रोगन अलहदा से बाउल में निकाल कर रखा था, इसमें से थोड़ा-सा रोगन आपने गार्निशिंग के लिए रोक लेना है और बाकी सारा का सारा इसमें ऐड करना है। इसी स्टेप पर हलीम का असली जायका तैयार होता है। रोगन हर इंग्रेडिएंट में घुलकर लाजवाब रिचनेस और खुशबू पैदा करता है, जबकि गोश्त के नरम रेशे हलीम को उसकी खास पहचान देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आपने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देना है ताकि हर फ्लेवर एक दूसरे में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाए और हलीम की बिल्कुल क्रीमी और गाढ़ी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से घोटा लगाएंगे और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसी प्रोसेस से दालें, गंदम और जौ गोश्त के रेशे अच्छी तरह से आपस में मिक्स होते हैं। जितनी अच्छी तरह से और जितने प्यार से आप हलीम को घोटा लगाएंगे उतना ही इसका टेक्सचर स्मूथ और क्रीमी और रेशेदार बनकर तैयार होगा। गैस का फ्लेम आपने इस वक्त लो रखना है और मुसलसल इसको घोटा लगाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए क्योंकि ये स्टेप पेशेंस मांगता है। लो फ्लेम पर इसको मुस्तकिल जब आप घोटा लगाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और हलीम को उसका असली ट्रेडिशनल जायका भी मिलेगा। इस पॉइंट पर आपने नमक चख लेना है। नमक मुझे यहाँ पर कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाले का पाउडर शामिल करेंगे और जो मसाला पीस कर रखा था खुशबूदार, वो सारा का सारा इस पॉइंट पर आपने ऐड करना है। पहले से ऐड नहीं करना वरना हलीम का कलर और इसका टेस्ट इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर पहले ऐड कर देंगे तो हलीम का कलर डार्क हो सकता है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट रेशेदार हलीम का राज सिर्फ इंग्रेडिएंट से नहीं बल्कि एक घोटा लगाने से होता है। इसी मेहनत की वजह से हलीम में वो लाजवाब कंसिस्टेंसी आती है जो हर चम्मच को मज़ेदार बना देती है। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये इस वक्त काफ़ी गर्म है, जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बस इतना ही इसे पकाना है। सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो चुकी हैं। एक परफेक्ट क्रीमी रेशेदार कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है, तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और लीजिए जनाब, हमारा गरम गरम रेशेदार हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर, नरम गोश्त के रेशे और लाजवाब कंसिस्टेंसी। हर स्पून में ऐसा जायका है कि दिल खुश कर दे। इसको आपने गार्निश करना है पुदीने, हरी मिर्चें, फ्राइड प्याज और जो इसका रोगन थोड़ा सा उठा कर रखा था, जिससे इसकी लुक और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगा। अगर आपका हलीम कभी रिश्तेदार नहीं बनता तो इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। एक बार बना लिया तो मार्केट का हलीम भी आप लोग भूल जाएंगे। तो जब घर में आप भी इतना क्रीमी रिश्तेदार और मज़ेदार हलीम बनाकर तैयार करेंगे तो हर स्पून के बाद बस एक ही बात मुंह से निकलेगी कि वाह क्या हलीम बनाया है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तो सबसे पहले रोट बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा चीनी।
मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। इलायची की खुशबू रोट के टेस्ट और इसका अरोमा बहुत इन्हेंस कर देती है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लूँगी ताकि इलायची भी फाइन पाउडर बन जाए और चीनी में इलायची का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने थोड़े-थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें 2 टेबलस्पून है किशमिश, 15 से 20 पिस्ते हैं, 8 से 10 हैं काजू और तकरीबन 8 से 10 ही मैंने बादाम का भी इस्तेमाल किया है। मिक्सी में डालकर इनको भी आपने दरदरा पीस लेना है। रोट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप सूजी और मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बारीक है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो पहले आपने उसको ग्राइंड कर कर बारीक कर लेना है, मोटी सूजी का यूज़ नहीं करना। 1 कप मैं इसमें आटा भी शामिल कर रही हूँ और उसी मेजरिंग कप से मैंने आटे को भी मेजर किया है। आप लोग चाहें यहाँ पर 1 कप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, मगर इसको हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो मैंने आटे का यूज़ किया है। जो चीनी और इलायची का पाउडर बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून खसखस। अच्छा, ये खसखस बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड किया है। ये वही मीठा सोडा है जो पकोड़ों को फुलाने के लिए, उनको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है जो रोट की मिठास को बैलेंस करेगा। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं वही पिस्ते बादाम जिनका मैंने पाउडर बना लिया था। अब इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप लोग चाहें तो सादे घी के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये भी 1/4 कप है। देसी घी हमारे रोट को वो ख़ास खुशबू, सॉफ्टनेस और रिच टेस्ट देता है। आधा कप मैंने इसमें पिसा हुआ नारियल ऐड किया है जिसे डेजिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। और ये पिसा हुआ नारियल दम के रोट में एक बहुत ही प्यारी खुशबू, हल्का सा स्वीट नटी फ्लेवर ऐड करता है जो इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है केवड़ा वाटर। अब मैं इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हर चीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस स्टेज पे बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी होती क्योंकि जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स होते हैं तो बाद में डो का टेस्ट हर जगह सेम आता है और रोट के हर बाइट में इलायची की खुशबू, ड्राई फ्रूट का टेस्ट और कोकोनट का फ्लेवर फील होता है। एक छोटी सी टिप आपने याद रखनी है कि इंग्रेडिएंट्स को पहले ड्राई ही अच्छी तरह से कंबाइन करना है, इसके बाद इसमें पानी या फिर दूध ऐड करना है ताकि मिक्सर ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट बने। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर रही हूँ और ये कितना खुशबूदार हो गया है। अब इससे बनेंगे हमारे सॉफ्ट, रिच और मुहर्रम स्पेशल दम के रोल। यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब देखिए मैं मुट्ठी में इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से जुड़ रहा है। इट मीन्स कि जो इसमें घी की क्वांटिटी डाली थी वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतना ही आपने घी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम दूध। अच्छा, दूध को मैंने नीम गरम कर लिया है। नीम गरम दूध को एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा कर कर ऐड करेंगे, सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे। अगर सारा दूध एक साथ डाल दिया तो फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध इसमें ऐड होगा। अगर इस रोट को बनाकर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो दूध की जगह आपने पानी इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसको गूंद लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डो ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। हमें एक ऐसी मैनेजेबल और स्मूथ डो चाहिए जो दम के रोट को ईजिली शेप दे और बेक या दम होने के बाद ये अंदर से सॉफ्ट भी रहे। आधे कप से थोड़ा सा कम दूध मैंने इसमें ऐड किया था और अभी भी 2 टेबलस्पून दूध बच गया है, यानी 1/4 कप से 2 से 3 टेबलस्पून ज़्यादा मैंने इसमें दूध ऐड किया है। इसको कवर करेंगे और कवर कर कर इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि इसमें जो सूजी डाली है वो यहाँ पर फूल जाए। अब जिस ट्रे में आपने इसको बेक करना है उस ट्रे को पहले ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि इनको डीमोल्ड करना आसान हो और ये इस पर चिपके नहीं। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। सूजी यहाँ पर फूल चुकी है। डो को आधे घंटे के लिए रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है और इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाते हैं और रोट का टेक्सचर ज़्यादा सॉफ्ट और परफेक्ट आता है। अब रोट को शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस किया है और मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का पोर्शन ले रही हूँ जो कि तकरीबन 50 ग्राम्स के बराबर है। आपने उतना ही बड़ा साइज़ लेना है जितने बड़े साइज़ का आप रोट बनाना चाहते हैं। दोनों हाथों की हेल्प से पहले इसको अच्छी तरह से प्रेस कर कर क्रैक फ्री करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए और फिर इसके एजेस को भी यहाँ पर नीट कर लेंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि रोट की जो थिकनेस है वो हर जगह ऑलमोस्ट इक्वल हो ताकि जब ये दम या ओवन में जाएं तो हर साइड से इवनली कुक हो। आप अपनी पसंद के मुताबिक राउंड शेप बना सकते हैं और एजेस को हल्का सा नीट कर लें ताकि रोट दिखने में भी खूबसूरत लगे।
यहाँ प्लेट में मैंने कुछ कटे हुए पिस्ते और बादाम लिए हैं। रोड को इसके ऊपर रख कर प्रेस करेंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं। बस एक टिप है कि ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा आपने गहरा प्रेस नहीं करना, बस इतना कि ये सेट हो जाए। अब ये रोड दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब बेक या दम होते वक्त इसकी खुशबू और टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसी तरह से सारे मिक्सर के मैं रोड बनाती जाऊंगी और इसके दरमियान में आपने गैप ज़रूर रखना है, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये फूलेंगे भी, तो आपस में चिपके नहीं। एक ट्रे मैंने ओवन के लिए रेडी कर ली है और एक ट्रे को मैं पतीले में बेक करूंगी ताकि सभी लोग इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकें। अब जिन लोगों के पास ओवन की सहूलत मौजूद नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। घर में कोई इस तरह का सिल्वर का पैन आप लोगों के पास होगा, उसमें इस तरह का कोई स्टीमर हो, या ये भी नहीं है तो कोई सिल्वर की प्लेट हो या स्टील की प्लेट हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट के नीचे एक पत्थर रखना है और इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में पैन बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। बस इसे कवर करेंगे, कवर कर कर आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि हीट डेवलप हो जाए। उसके बाद इसको दम वाली आंच पर पकाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ओवन में बेक करने के लिए ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर ही मैं इसको बेक करूंगी तकरीबन 35 मिनट के लिए, और ऊपर नीचे दोनों रॉड्स ऑन है। और जैसे-जैसे ये रोड पकेंगे इनका साइज़ यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये अच्छी तरह से फूलेंगे भी और फ्लफ़ी और सॉफ्ट भी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर ओवन में इनको मैंने बेक कर लिया है 35 मिनट के लिए, और अब यहाँ पर इनको निकाल लिया है। इनको निकाल कर आपने ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। पतीले के रोड्स भी यहाँ आधे घंटे के बाद कंप्लीटली बेक हो चुके हैं। इनको भी एहतियात से इसमें निकाल लेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर ये काफ़ी गर्म और डेलिकेट भी हुए होते हैं। इनको निकाल कर पहले आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है, गरम-गरम इनको डीमोल्ड नहीं करना। रोड अब रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, तो अब मैं नाइफ़ की हेल्प से यहाँ पर इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए इसमें मैंने ऑयल लगाया था, ग्रीस होने की वजह से ईज़िली इसमें से बाहर आ जाएँगे। और देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक हुए हैं। ये वो रोड हैं जिनको मैंने ओवन में बेक किया है। ऊपर नीचे दोनों तरफ से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। और ये वो रोड है जिसको मैंने पतीले में बेक किया था। आप लोग दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। पतीले में बेक करने से बस सिर्फ कलर का फ़र्क आता है, बाकी ओवरऑल इसके टेस्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रोड बाहर से बिल्कुल परफेक्ट, अंदर से सॉफ्ट है। इलायची, घी, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स की खुशबू मिलकर इसे बहुत ही रिच और ट्रेडिशनल टेस्ट दे रही है। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना प्यारा है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा ड्राई। बिल्कुल वही सॉफ्टनेस जो हम दम के रोड में चाहते हैं। अगर आप मुहर्रम की न्याज, दावत या घर के लिए बनाएंगे तो ज़रूर सभी को पसंद आएगा। तो फिर इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान।